बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स and the terms we discuss about classical probability and statistical probability। तो आज के हम लेक्चर्स में देखेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स, ड्रॉबैक्स देखेंगे एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, उसका फार्मूला, उसकी एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे पास लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन का क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्म क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एग्जांपल देखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो ड्रॉबैक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का वो देखेंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए क्या है, एंड अदर एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसको पहले हम डिफाइन करेंगे, देन अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज़ अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट दैट मेजर द लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग। कि एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होती है कि किसी भी जो इवेंट को हैपनिंग का जो है इक्वल चांसेस हों तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब लाइक्लीहुड का मतलब होता है इक्वल चांसेस, कि कोई भी आपके पास इवेंट है उसके होने के चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो उसको आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंपल इवेंट हैपनिंग इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कैन हैपन। कि अगर हमने किसी भी इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है उस इवेंट के हैपनिंग की, और हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से। यानी कि यहाँ पे इवेंट का वर्ड यूज़ किया तो इवेंट हैपनिंग इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कैन हैपन, कि वो इवेंट जिसकी हम चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कि वो कितनी दफ़ा जो है वो हैपन हो रहा है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, और डिवाइडेड बाय कि कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फार्मूला है इसका P ऑफ A इज इक्वल टू F ओवर N। अब F हमारे पास यहाँ पर क्या है, N क्या है और A क्या है। P ऑफ A मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। अब आपके पास इवेंट कोई भी हो सकता है, B, C, E, ठीक है। यहाँ पर A मैंने लिखा है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A होगा इसका मतलब। अगर आपके पास E है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E आ जाएगा यहाँ पे। और F आपके पास क्या है, इज़ द फ्रिक्वेंसी। जहाँ पर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स अगर आए वहाँ पे फ्रिक्वेंसी यूज़ हो तो आप वहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। अदरवाइज इसका मतलब यह है आपके पास और नंबर ऑफ पॉसिबल टाइम्स द इवेंट कुड हैपन, कि वो जो आप इवेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसके जो कितने पॉसिबल चांसेस हैं, आउटकम्स हैं कि वो इवेंट जो है वो हैपन होगा। एन इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कुड हैपन, और एन आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट कुड हैपन। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब कि आपके पास टोटल नंबर कितने हैं आउटकम्स के, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उस इवेंट के हैपन होने की। तो इसका और फार्मूले से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू A। ये मैंने लिखा है, अगर A ना लिखे यहाँ पे तो ये आपके पास जनरल फार्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला आ जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी आपको और क्लियर करूँ कि अगर आप एक टॉस करते हैं कॉइन से तो अब उसके इक्वल चांसेस हैं कि आपके पास हेड आए या फिर टेल आए। तो लाइक्लीहुड भी इसका मतलब है कि इक्वल चांसेस, यानी कि उस इवेंट के हैपन के इक्वल चांसेस होंगे कि वो इवेंट जो है वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये आपके पास हो जाती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स हम देखेंगे कि एग्जांपल्स हमारे पास क्या है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। तो इसमें एग्जांपल 1 हमारे पास क्या है, द टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वुड बी अ फेयर डाइस रोल बिकॉज इट इज़ इक्वली प्रोबेबल दैट यू विल लैंड ऑन एनी ऑफ द 6 नंबर्स ऑन द डाई। कि अगर आप किसी जो लूडो का दाना है, ठीक है, कोई डाई है आपके पास, उसको आप थ्रो करते हैं
तो इक्वल चांस होते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 के लिए कि वो जो फेवरेबल आउटकम्स होती हैं वो तमाम के लिए 1 होती है, यानी कि हर एक के लिए इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इवेंट आपके पास P ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 आपके पास क्या है कि अब आपके पास 6 नंबर्स हैं ना डाई पर, तो आपके पास 1 कितनी टाइम आ सकता है? ओनली 1 पॉसिबिलिटी है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/6। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी 1 की प्रोबेबिलिटी। इसी सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो 2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी? आप लिखेंगे यहाँ पर P ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू, अब 2 के आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है डाई पर? वो भी 1 पॉसिबिलिटी है कि एक ही टाइम में 1 आ सकता, 2 आपका डाई पर जो है वो आ सकता है। तो वो क्या आ जाएगी 2 बाय यहाँ पर P ऑफ 2 पॉसिबिलिटी उसकी क्या होगी 1 टाइम, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, उसको लिखेंगे कैसे P ऑफ 2 फेवरेबल आउटकम्स कितनी है कि एक ही टाइम में आ सकता है 2, तो क्या आ जाएगी 1। टोटल आपके पास इवेंट्स कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या आ जाएगी 2 की भी क्या आ जाएगी 1। इसमें आप देखेंगे कि हर एक की 3 4 5 6 सब के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/6 होगी, यानी कि इक्वली चांसेस आपके पास होंगे इसके कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें। तो ये आपके पास थी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल। अब इसी तरह से अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, इस डाई में ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, आपको एक सैम्पल स्पेस दे दूँ। सैम्पल स्पेस मैंने आपको बताया जैसा कि सैम्पल स्पेस क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जितनी आपके पास पॉसिबल हैं वो आपके पास मिलके एक सैम्पल स्पेस बनाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आपके पास यहाँ पे क्या है एक सैम्पल स्पेस है इवेंट्स। तो ये आपके पास अगर मैं आपसे ऑड नंबर्स की कहूँ तो आपको बताइए 1 3 एंड 5 3 ऑड नंबर्स हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स को आप यहाँ पर O से डिनोट कर दें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगी 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 1 3 एंड 5, तो आपके पास क्या आ जाएगी 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है आपके पास 6, तो 3/6, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 के, यानी कि आपके पास ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। अब 1/2 किस तरह से आप देखें कि डाई में 6 नंबर्स हैं, तो 6 नंबर्स हैं जिनमें से आप देख रहे हैं कि 3 आपके पास क्या हैं ऑड नंबर्स हैं और 3 ही आपके पास जो है वो इवन नंबर्स हैं। तो इस तरह से हाफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑड नंबर्स की आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, अनदर एग्जांपल ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वुड बी अ कॉइन टास्क, कि अगर आप किसी कॉइन को टास्क करते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है, देयर इज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट योर टास्क विल यील्ड अ हेड्स और टेल, कि यहाँ पर आपके पास इक्वल जो है वो चांस होगा प्रोबेबिलिटी का, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसको आप इस तरह से भी ये देखें, इसकी आप सैम्पल स्पेस अगर बनाना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास वो सैम्पल स्पेस को अगर S से डिनोट कर दें, S इज़ इक्वल टू क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा, यानी कि हेड और टेल। तो ये आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस क्वेश्चन की, अगर प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे वो इस तरह से आ जाएगी। तो ये आपके पास होगी प्रोबेबिलिटी कि इक्वल चांसेस होंगे, आपके पास लाइक्लीहुड होगा कि आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये आपकी है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की, और सो मैनी एग्जांपल्स हैं, आप उनको खुद से प्रैक्टिस के लिए आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास
जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है आप फाइंड आउट करते हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के ड्रॉबैक्स क्या हैं? फर्स्ट हमारे पास है इवेंट शुड बी इक्वली लाइकली, कि आपके पास जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस 50-50% होने चाहिए। यानी कि अगर आप एक कॉस्ट जो है आपके पास कॉइन उसको टॉस करते हैं तो 50% चांसेस होंगे कि आपके पास हेड आए या 50% चांसेस होंगे आपके पास टेल आए। तो ये इक्वली लाइकली हैं। अगर आपके पास इवेंट्स जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे देन आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में ये एक चीज़ है, शुड भी इक्वली लाइकली हो। जो भी आपके पास इवेंट्स हो, गिवन इवेंट्स हो जिनकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। तो सेकंड आपके पास है टोटल नंबर ऑफ केसेस इज़ इन्फिनिट। यहाँ पर के जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर आपको एक लिमिट बताई जाती है कि ये इतने नंबर ऑफ केसेस होंगे, इनमें से आप फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम निकाल के आप टोटल आउटकम्स जो है वो आपको बताई जाती है कि इस पर डिवाइड करके आप उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करें। बट अगर इन्फिनिट नंबर होंगे तो देन आप उसकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका एक सेकेंड ड्रॉबैक है। वन थिंग टू बी नोटेड दैट कि सिंस द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यूज़ हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगी। कि आपके पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हो या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हो, आपके पास जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के दरमियान में आएंगी। 0 और 1 का आप एक इस तरह से भी मीनिंग्स ले सकते हैं जो आपके पास इक्वली लाइकली होंगे। कि आपके पास अगर कोई चीज़ है आप उसको छत से नीचे फेंकें, ठीक है, कोई भी चीज़ है, अब आपको नहीं पता कि उसके कितने % चांसेस, या तो वो बिल्कुल टूट जाए वो चीज़, ठीक है, या फिर वो ना टूटे। तो ये दो इक्वल चांसेस हैं, या तो टूट सकती है या ना टूटे। बट अगर ऐसी चीज़ है कि वो कुछ उसका पार्ट जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, और कुछ जो है वो वैसे ही सेव रहता है, तो वो फिर इक्वली लाइकली चांसेस नहीं होते वहाँ। तो इक्वली लाइकली 0 और 1, ठीक है, या तो वो टूट जाएगी या फिर वो वैसे ही बच जाएगी। तो ये इक्वली लाइकली है। अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो वो 50% या 75% जो है वो उसके बाद आप उसके बता सकते हैं कंडीशन। तो इस तरह से इसके जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो 0 या 1 होती है, या फिर 0 और 1 के दरमियान में लाइज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, इसको हम दो टर्म्स में डिफाइन करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होगी, लेट अस सपोज ए वेरिएबल एक्स, एक आप वेरिएबल लेते हैं एक्स, टेक्स एंड डिस्क्रीट वैल्यूज़। अब उसके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है, n तक है। कि आपने कोई x वेरिएबल्स लिया, उसकी वैल्यूज़ क्या है, 1 से n तक है। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन और अ डाइस, कि अगर आप एक कॉइन या डाइस को थ्रो करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी वैल्यूज़ जो है वो 1 से n तक हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर n इवेंट्स, कि अगर आप उसको बार बार n नंबर्स ऑफ टाइम्स जो है वो उनको थ्रो करते हैं तो फिर वी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर n टाइम्स उस इवेंट्स को आप परफॉर्म करते हैं वी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाती है कि अगर n टाइम्स आप करेंगे, उसको बार बार उसी को थ्रो करते जा रहे हैं डाइस को या कॉइन को, तो आपके पास नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं वो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 10 टाइम्स करते हैं तो 10 टाइम्स उसके चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, उस पर डिपेंड कर। अगर n इवेंट्स के लिए हैं तो फिर आपके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगी, n1 से n तक। अब n हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, हम उसको लिमिट नहीं बताते कि कितनी दफ़ा फेंकना है, वो इन्फिनिट टाइम जो है वो फेंकते जा रहा है। तो फिर आपके पास ये लिमिट में क्या आ जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पे स्मॉल n से आ जाएगी, ठीक है। तो p ऑफ x आई, x आपके पास एक वेरिएबल था, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कि यहाँ पे इक्वली लाइकली चांसेस नहीं हैं। अब देखें, आप एक डाइस को अगर एक टाइम फेंकते हैं तो फिर तो इक्वली लाइकली चांसेस आ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसी इवेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं तो फिर वो इक्वली लाइकली वाला सीन जो है वो नहीं है। तो इस तरह से फिर क्या है हमारे पास, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n i, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हेड्स को देखना है या जस्ट टेल्स को देखना है तो फिर उसको NI से डिनोट कर दें कि जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगी, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स। तो ये आप स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये फार्मूला है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। नॉर्मलाइजेशन, या नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि 1%, यानी कि आपके पास 0 और 1 है अगर, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके पास अगर आंसर 1 आ जाए तो आप उसको कह सकते हैं इस तरह से कि ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है कि अगर आपके पास I to N तक लिमिट्स आ रही है, ठीक है, I1 से N तक, तो आप P of xi के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे डिवाइड कर देंगे इंटू इन, ठीक है, इसी को मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट में अगर n के बता दी जाए, ठीक है, यहाँ पर n बताई गई है, अगर n इन्फिनिटी तक है तो फिर आप इन्फिनिट ले लेंगे, बट यहाँ से अगर 1 to n तक n भी कोई डिजिट आपको बता दिया जाता है तो फिर आपके पास उसके सोल्यूशन के बाद इक्वल टू आंसर 1 आए तो आप फिर कह सकते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपके पास थी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको कोई एक पॉइंट बता दिया जाता है, कोई लिमिट बता दी जाती है कि यहाँ तक आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसमें ये होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें आपको होल सिस्टम के लिए, यानी कि अगर आपके पास एक जो है कंट्री है उसके लिए जस्ट आपने बतानी है तो वहाँ पे एक लिमिट आ जाएगी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगी। बट अगर होल द यूनिवर्स के लिए आपने अगर करनी है तो वो आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाएगी, जो कि आपके पास चलता जा रहा है। तो वहाँ पर हम इंटेग्रल यूज़ कर लेते हैं, डिस्क्रीट के लिए हम लिमिट यूज़ कर लेते हैं, समेशन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूस के लिए फिर हम क्या करते हैं 3 डायमेंशन में ले लेते हैं, आप वहाँ पर इंटेग्रल यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अ वेरिएबल x कैन टेक एनी वैल्यू इन अ कंटिन्यूस इंटरवल। अगर आपके पास कोई इंटरवल a b है, ठीक है, हम कहते हैं कि वहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, कोई एक फ़िक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस है। मोस्ट फिजिकल वेरिएबल्स, अब वो वेरिएबल्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने x लिया है, पोजीशन, वेलोसिटी, टेम्परेचर, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन द इंटरवल इनटू स्मॉल बिन्स ऑफ विड्थ dx। अब अगर उस इंटरवल को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इंटरवल्स को, ठीक है, स्मॉल बिन्स मतलब कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें विड्थ dx के साथ, के dx उसके स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं कि ये आपके पास dx, तो स्मॉल पार्ट्स हम उसको कह देते हैं ds, स्मॉल के लिए हम dx यूज़ कर लें, होल के लिए आपके पास वेरिएबल x है तो स्मॉल पार्टीशन के लिए आप उसको कह देते हैं कि dx है। तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ये देखें, P ऑफ x के लिए फाइंड आउट करनी है, लिमिट आपके पास अगर इन्फिनिटी है तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, dn ऑफ x ओवर n। यहाँ पर d इस तरफ भी है इस तरफ भी है, d मैंने बोथ साइड्स पे लिया है, ठीक है, d उसको स्मॉल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लेंगे ना तो फिर d ऑफ x आपके पास आएगा। तो यहाँ पे d इस तरफ भी अगर आपने इस तरफ भी d लिया है तो dn ऑफ x इंटू d ऑफ x आ जाएगा। ये d ऑफ x अगर इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाए तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी कंटिन्यूस फंक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपके पास प्रोबेबिलिटी के कि P ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 ओवर n विच इज़ इक्वल टू dn ओवर dx। अब जब ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी कि आप उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि उसके साथ आप इंटेग्रल यूज़ कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये आपके पास अगर इस फॉर्म में आ जाए कि आपने P ऑफ x फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, तो उसकी इंटीग्रेट करेंगे D ऑफ x के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपके पास अगर इक्वल टू आंसर 1 आ जाता है तो देन आप कहते हैं कि ये भी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है। तो इस तरह से ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूस जो आपके पास यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो आपके पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थी उसमें जस्ट इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, आपको बता दिया गया तो आपने फाइंड आउट कर लेनी है बहुत इजीली। लेकिन जो आपके पास स्टैटिस्टिकल है इसमें जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। डिस्क्रीट में जिसमें हम आपको लिमिट बता देते हैं कि यहाँ तक जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की, और कंटिन्यूस में आपके पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में नेक्स्ट उसको फर्दर प्रोसीड कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल प्रोबेबिलिटी की, जिसको हम देखते हैं
A coin is tossed twice. What is the probability of getting 2 consecutive tails? पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि अगर आप कॉइन को 2 टाइम्स जो है वो टॉस करते हैं, ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास 2 कंसेक्यूटिव टेल्स आएँ, यानी कि दोनों कॉइन्स को जो आप टॉस करें ट्वाइस तो दोनों पर टेल आए, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इन वन टॉस, एक दफ़ा अगर आप उसको टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास टेल आए? 1। 2 इवेंट्स है ना, हेड और टेल, तो 2 जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएंगी, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगी? 1। द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, जब आप उसको ट्वाइस 2 टाइम्स जो है टॉस करते हैं, तो फिर क्या आ जाएगी? 1/2 फर्स्ट की, 1/2 सेकेंड की, मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? 1/4। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको वेरिफिकेशन इसकी और एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको कभी भी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता अगर आप इस मेथड से लिख के करेंगे। Here's the verification of the above answer with the help of sample space। मैंने आपको बताया था कि एक सैम्पल स्पेस बना देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितनी होती हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, उन सबको आप लिख लेते हैं। When a coin is tossed twice, the sample space is 2 कॉइन टॉस करें, दोनों पर हेड आ दे, या फिर पहले पर हेड सेकंड पर टेल आ सकती है, फिर पहले पर टेल सेकंड पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकती है। तो ये एक इवेंट्स बन जाते हैं 4, एक सैम्पल स्पेस बन जाती है। तो यहाँ से भी आप यह देख सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों पर यानी कि कंसेक्यूटिव टेल्स हों, यानी कि दोनों पर टेल्स है, तो वो क्या है? एक ही पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 4। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आवर डिज़ायर इवेंट इज़ TT, यानी कि आप चाहते हैं टेल्स आए कंसेक्यूटिव, हुज अकरेंस इज़ ओनली वंस आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटी आउटकम्स, के 4 में से सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम्स हैं कि वो एक दफ़ा 1 आए। आवर आंसर इज़ 1/4। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी थी आज का टॉपिक, हमारा था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी को, जिसको हमने डिफ़ाइन किया, एग्जांपल्स देखी और एक्सप्लेन किया एंड ड्रॉबैक्स देखे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के। आई होप सो कि आपको सबको ये आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।